सीरिया, प्राचीन इतिहास की भूमि, सभ्यता का पालना, अब दुख और विनाश का प्रतीक। सीरियाई लोग, जो कभी अपनी रेजिलियंस और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते थे, एक दशक से भी ज्यादा समय तक क्रूर गृह युद्ध को झेल चुके हैं। एक युद्ध जो आजादी और सम्मान की चाहत से शुरू हुआ, एक युद्ध जो हिंसा और विश्वासघात के जटिल जाल में फंस गया, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों ने आग में घी डाला। ये एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो टुकड़े टुकड़े हो गया, अपने ही सरकार और बाहरी ताकतों की क्रॉसफायर में फंसे लोगों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमारा ध्यान मांगती है तब भी जब दुनिया इस त्रासदी से आंखें फेर लेना चाहती है। सीरियाई संघर्ष को समझने के लिए हमें उससे पहले के दशकों के आयरन फिस्टेड रूल को समझना होगा। असद राजवंश। ये कहानी 1970 के दशक में शुरू होती है, जब हाफिज अल असद ने सत्ता पर कब्जा किया और एक नए युग की शुरुआत की। हाफिज अल असद एक क्रूर सैन्य अधिकारी जिसने 1970 के कू में सत्ता हथिया ली। इस तख्ता पलट ने सीरिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हाफिज ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए सेना और खुफिया एजेंसियों का उपयोग किया। उसने एक क्रूर तानाशाही स्थापित की, डिसेंट को कुचल दिया, विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और किसी भी प्रकार की असहमति को बर्दाश्त नहीं किया गया। हाफिज का शासन भय और दमन पर आधारित था। उसका रेजीम अपने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और किसी भी विपक्ष के दमन के लिए कुख्यात था। सीरिया की जेलें राजनीतिक कैदियों से भरी हुई थीं और यातना आम बात थी। हाफिज ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया। हाफिज ने अपने बेटे बशर को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार किया। बशर को एक दिन सीरिया का नेतृत्व संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया। हाफिज ने सुनिश्चित किया कि बशर को सबसे अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण मिले। बशर, एक ब्रिटिश ट्रेन्ड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ने शुरुआत में रिफॉर्म की एक उम्मीद दी। उन्होंने लंदन में अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी की और एक डॉक्टर के रूप में काम किया। जब वह सीरिया लौटे तो लोगों को लगा कि वह एक नया दृष्टिकोण लाएंगे। उसने एक ज्यादा ओपन और मॉडर्न सीरिया का वादा किया। बशर ने आर्थिक सुधारों और राजनीतिक उदारीकरण की बात की। उन्होंने एक ऐसे सीरिया की कल्पना की जो वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाए। हालांकि जेन्युइन चेंज की कोई भी उम्मीद जल्द ही धराशायी हो गई, क्योंकि बशर अपने पिता की तरह ही क्रूर और अथॉरिटेरियन साबित हुआ। उन्होंने विरोधियों को कुचलने के लिए वही पुरानी रणनीतियां अपनाई। सुधारों की बातें केवल दिखावा बनकर रह गईं। असद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जटिल वेब और फियर के एक व्यापक कल्चर के जरिए सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। सीरिया की खुफिया एजेंसियां हर जगह थीं और लोगों को हमेशा निगरानी में रहने का डर था। यह भय का माहौल था जिसने असद शासन को स्थिर रखा। उन्होंने सेक्टेरियन टेंशन्स में हेरफेर किया। अल्पसंख्यक अलावाइट, जिससे वे आए थे, को बहुसंख्यक सुन्नी के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस विभाजन ने असद को अपनी शक्ति बनाए रखने में मदद की। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को अपने पक्ष में कर लिया और बहुसंख्यक समुदायों को विभाजित कर दिया। इसने रिजेंटमेंट और डिस्ट्रस्ट का ऐसा माहौल बनाया जो बस जरा सी चिंगारी का इंतजार कर रहा था। सीरिया में असंतोष बढ़ता गया और लोग बदलाव की मांग करने लगे। यह असंतोष अंततः एक बड़े संघर्ष में बदल गया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो चिंगारी 2011 में आई। अरब स्प्रिंग, प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग्स की एक लहर जो पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैल गई थी, सीरियाई तटों पर पहुंच गई। इस लहर ने ट्यूनीशिया और इजिप्ट में तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका था और अब यह सीरिया में भी बदलाव की उम्मीद लेकर आई थी। ट्यूनीशिया और मिस्र में सफल क्रांतियों से प्रेरित होकर आम सीरियाई लोग दशकों के ऑपरेशन के अंत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। वे अपने देश में भी वही बदलाव चाहते थे जो उन्होंने अपने पड़ोसी देशों में देखा था। वे आजादी, डेमोक्रेसी और बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए तरस रहे थे। उनके नारों में स्वतंत्रता की गूंज थी और उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर उनके सपनों की तस्वीरें थीं। रेजीम ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए सेना और टैंकों का इस्तेमाल किया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का सामना गोलियों से किया गया। सुरक्षा बलों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। सुरक्षा बलों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। यह हिंसा और दमन का एक भयानक दौर था। रेजीम की हिंसा ने असंतोष की आग में घी डालने का काम किया। जितना अधिक रिप्रेशन हुआ, उतना ही अधिक लोग सड़कों पर उतर आए।
विरोध प्रदर्शन बढ़े, बशर अल असद को हटाने की मांगें तेज होती गईं। लोग अब केवल सुधार नहीं बल्कि पूर्ण परिवर्तन की मांग कर रहे थे। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया। लोगों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए और सड़कों पर संघर्ष की स्थिति बन गई। सीरियाई सेना टूटने लगी, सैनिक विपक्ष में शामिल होने के लिए डिफेक्ट करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब सेना के भीतर भी असंतोष फैलने लगा था। देश एक फुल फ्लेज्ड सिविल वॉर के कगार पर था। संघर्ष ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया और सीरिया एक लंबे और दर्दनाक युद्ध में फंस गया। शहरों में तबाही का मंजर था, इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। लाखों सीरियाई नागरिकों को अपने घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। वे सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने देश से भागने लगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सीरियाई संकट पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। संयुक्त राष्ट्र में कई बैठकें हुईं, लेकिन संघर्ष जारी रहा। मानवीय सहायता के प्रयास किए गए, लेकिन वे अपर्याप्त साबित हुए। संघर्ष ने सीरिया को एक मानवीय संकट में बदल दिया। इस युद्ध ने सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित किया। वे अपने बचपन से वंचित हो गए और उनके भविष्य पर एक गहरा अंधेरा छा गया। लेकिन इस अंधकार के बीच भी सीरियाई लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वे अपने देश को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में जी रहे हैं। 2012 तक सीरिया एक क्रूर गृहयुद्ध में घिर गया था। यह संघर्ष धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में बदल गया जहां हर तरफ हिंसा और अराजकता का माहौल था। संघर्ष जल्दी ही नियंत्रण के लिए होड़ करने वाले विभिन्न गुटों के एक टैंगल्ड वेब में बदल गया। हर गुट का अपना एजेंडा और उद्देश्य था, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। एक तरफ सीरियाई अरब सेना, जो बशर अल असद के प्रति वफादार थी, रूस और ईरान जैसी विदेशी ताकतों द्वारा समर्थित। इन ताकतों ने असद की सेना को हथियार, प्रशिक्षण और रणनीतिक समर्थन प्रदान किया, जिससे उन्हें विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में बढ़त मिली। दूसरी तरफ रेबल ग्रुप्स का एक लूसली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, जो असद के विरोध में एकजुट थे, लेकिन आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी से विभाजित थे। इन गुटों में कई छोटे छोटे समूह शामिल थे, जिनमें से हर एक का अपना नेता और दृष्टिकोण था। फ्री सीरियन आर्मी, जो डिफेक्ट हुए सीरियाई सैनिकों से बना था, शुरू में मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में उभरा। यह समूह असद शासन के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी था और उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। हालांकि जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ता गया और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, जिनमें से कुछ के अल कायदा से संबंध थे, ने ताकत और प्रभाव हासिल किया। इन समूहों ने संघर्ष को और भी हिंसक और जटिल बना दिया। सीरियाई लोग खुद को एक जिंदा बुरे सपने में फंसा पाया। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती और संघर्ष लेकर आता था। लगातार हवाई हमलों और तोपों की बमबारी से पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए। घर, स्कूल, अस्पताल, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने न केवल बुनियादी ढांचे को नष्ट किया, बल्कि लोगों की उम्मीदों और सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में भागने या ओवरक्राउडेड और अंडर सप्लाइड कैंप्स में रेफ्यूज लेने के लिए मजबूर हुए। इन शरणार्थी शिविरों में जीवन बेहद कठिन था, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी थी और हर दिन जीवित रहने की जद्दोजहद थी। इस संघर्ष ने न केवल सीरिया को तबाह किया, बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। पड़ोसी देशों पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इस गृहयुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब एक देश में आंतरिक संघर्ष होता है, तो उसके प्रभाव दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सीरिया का यह संघर्ष एक चेतावनी के रूप में खड़ा है कि शांति और स्थिरता कितनी नाजुक हो सकती है और उन्हें बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।